जनसंख्या आबादी को लेकर आज जो हमारा स्थान है वो कोई टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं बल्कि टॉप 2 में आता है। का सवाल आपका ये भी आएगा, ये सर जनसांख्यिकी क्या है? अभी तो हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, अब ये जनसांख्यिकी क्या है और हमें क्यों समझना ज़रूरी है? जनसांख्यिकी बच्चों बात करती है थोड़ा डीप तरीके से, थोड़ा एनालाइज तरीके से। जैसे इसके अंदर ये जाना जाता है, जैसे हम ये जानेंगे कि किसी देश की अगर जनसंख्या है तो उसके अंदर मेल और फीमेल कितने हैं और प्रति वर्ष उनका जन्म, मृत्यु, प्रवास किस तरीके से हो रहा है, किस राज्य के अंदर कितनी साक्षरता दर है, कितने जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये आपके एसआर के सर आपको बताने वाले हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। पहले अमेरिका क्या कहता था कि क्या हो तुम, अबे आज हम कहते हैं कि तू क्या है। जी हाँ बच्चों, आज का ये जो चैप्टर है वो बच्चों एक पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बच्चों हमने बहुत सारे तीर मार रखे हैं और एक तीर हमने ये भी मारा है कि विश्व भर में जनसंख्या आबादी को लेकर आज जो हमारा स्थान है वो कोई टॉप 10 या टॉप 5 में नहीं बल्कि टॉप 2 में आता है। काफ़ी हद तक आप इसे ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट रैंक पर भी हम कह सकते हैं, बट इट्स अनऑफिशियल्स। तो आज इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो के अंदर आपके एसआर के सर आपको बताने वाले हैं भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। सवाल आपका ये भी आएगा, ये सर जनसांख्यिकी क्या है? अभी तो हमने जनसंख्या के बारे में पढ़ा था, अब ये जनसांख्यिकी क्या है और हमें क्यों समझना ज़रूरी है? तो आज इस वीडियो को ज़रा नॉन स्टॉप तरीके से देखना और लास्ट में आप खुद कमेंट करके जाओगे सर मज़ा आ गया, दिस इज़ परफेक्ट। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है कि आज पूरे विश्व भर की वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मेरे बच्चे, वर्ल्ड पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मेरे बच्चे भाई साहब 8 बिलियन हो चुकी है। 8 बिलियन बोले तो 800 करोड़, ओ भाई साहब 800 करोड़ तक हो चुकी है। और भारत कहीं ना कहीं बच्चों इसमें 140 करोड़ से प्लस वाली कंट्री है जो टॉप 2 या 1 में आ सकती है, क्योंकि चाइना भी बिल्कुल हमारे बराबर में ही है। अब सवाल देखिए क्या है, जब बात आती है जनसांख्यिकी की, जब बात आती है डेमोग्राफी की, तो इसमें ये कितना छोटा सा डाटा है ना कि आपको मैंने बोला और आपको समझ आ गया कि विश्व भर की जो जनसंख्या हो चुकी है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। लेकिन जनसांख्यिकी इस बारे में बात नहीं करती। जनसांख्यिकी बच्चों बात करती है थोड़ा डीप तरीके से, थोड़ा एनालाइज तरीके से। जैसे इसके अंदर ये जाना जाता है कि जनसंख्या जो है ना उसका हम सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से। जैसे हम ये जानेंगे कि किसी देश की अगर जनसंख्या है तो उसके अंदर मेल और फीमेल कितने हैं और प्रति वर्ष उनका जन्म, मृत्यु, प्रवास किस तरीके से हो रहा है, किस राज्य के अंदर कितनी साक्षरता दर है, कितने जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और कितने जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। यही सारी चीज़ों के बारे में बच्चों बताया जाएगा। यही जनसांख्यिकी है जब बहुत डिटेल में किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। सवाल आता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो जब सरकार अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम को बनाती है तो इसके लिए एक पुख्ता आंकड़े का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चैप्टर बच्चों इसी के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाला है। शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे सबसे पहले टेलीग्राम के साथ। जी हाँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जब आप इस चैप्टर को देखोगे तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होगी कि सर क्या इसकी हमें PDF मिल पाएगी? ज़रूर यार, आपको मिलेगी ना। आप टेलीग्राम को स्कैन कर लो, ये चैनल है, ठीक है, ये मेरा ही है, तो यहाँ पे स्कैन कर लो, वरना तो यूज़र नेम के साथ बच्चों टाइप करके डाल दो, सीधा आपको मिल जाएगा इसकी PDF। फ्री PDF है भाई, ज्वाइन कर लो। अब शुरुआत करते हैं बच्चों अपने टॉपिक के साथ, जो कि है, इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? डेमोग्राफी। तो देखिए इसके बारे में किस तरीके से समझाया गया। जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी बच्चों जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। जब ये वर्ड लग जाता है ना सुव्यवस्थित, जब ये वर्ड लग जाता है क्या, सुव्यवस्थित, तो मतलब किसी चीज को बेहतर तरीके से
अध्ययन करना। इसके अंदर शामिल हो जाता है। एक इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अगर मैं सुव्यवस्थित की जगह यहाँ पे अगर सुशासन लिख दूं, तो सुशासन का मतलब क्या था? गुड गवर्नेंस, यानी कि सरकार ऐसा काम करे कि जो देश की जनता है उसका भला हो सके। कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, रोजगार के अवसर प्रदान करके, देश में क्राइम बिल्कुल जीरो करके, देश को प्रगति पे ले जाके, तो ये सुशासन की सरकार होती है। उसी तरीके से जब जनसंख्या के अध्ययन की बात करते हैं, तो जब सुव्यवस्थित लगाते हैं तो किसी चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। अंग्रेजी शब्द में इसको डेमोग्राफी कहते हैं और ये हिंदी का ही ट्रांसलेट है। ये कौन सी भाषा से आया मेरे बच्चे? यूनानी भाषा से। कौन से दो शब्द थे? डेमोस तथा ग्राफिन। जहां पे डेमोस का मतलब बताया गया है लोग, यानी कि पीपल, और ग्राफिन का मतलब बताया गया मेरे बच्चे वर्णन करना। तो अगर इसे कंबाइन करके लिख दे तो इसका अर्थ होता है सिंपल से लोगों का वर्णन करना। अब इसके अंदर एक मेन चीज है कि इसके अंदर जन्म, मृत्यु, प्रवास, लिंग अनुपात आदि इन सभी का सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। उम्मीद है कि अब आपको जनसांख्यिकी के बारे में पता चल जाएगा सब। इसके बाद आता है बच्चों इसके प्रकार के टाइप्स के बारे में। अध्ययन कैसे करते हैं टाइप्स को लेकर? दो तरीके से। एक है बच्चों सामाजिक जनसांख्यिकी और दूसरी है आकारी। आकारी तो बच्चों एक तरीके से किसके बारे में? डेटा को लेकर, डेटा यानी कि आंकड़ों के आधार पे। और ये जो आंकड़े होते हैं वो कैसे लेते हैं? सांख्यिकी के गिनतियों के अंदर सांख्यिकी तरीके से लेती है। जैसे वो देखेगी कि कितनी वृद्धि हुई है ना, जन्म के अंदर, या कितनी नकारात्मक रही है, कितनी सकारात्मक रही है ना। जन्म की बात आएगी इसके अंदर, मृत्यु की बात आएगी इसके अंदर, प्रवास की बात आएगी इसके अंदर, लिंग अनुपात की बात आएगी इसके अंदर। इन सभी के बारे में वो डेटा कलेक्ट करेगा एक स्टैटिस्टिकल तरीके से, एक आंकड़ों के आधार पे, एक सांख्यिकी के आधार पे। वहीं अगर दूसरी बात आएगी सामाजिक, तो ये सोशल बेसिस पर देखेगा कि सामाजिक स्तर लोगों का कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है और राजनीतिक स्तर कैसा है, क्या क्या चीज़ है। तो जनांकीकी इस आधार पे काम करती है। उसके बाद आता है आंकड़े। सबसे इंपॉर्टेंट है आंकड़े। आंकड़े क्यों इंपॉर्टेंट है? जनसांख्यिकी आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी देश, राज्य, क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़े हुए होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। समाजशास्त्र की ही बात कर लो तो बच्चों इसके अंदर तो ये वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण है सिंपल सा, कि इसे हमें ना अपने समाज की संरचना और उसकी विविधता और उसमें होने वाले बदलावों को समझने के लिए ना आंकड़ों की ज़रूरत होती है। उदाहरण देता हूँ, आप समझ सकते हो। हमारा देश उदाहरणों से बहुत समझता है। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक राज्य ए राज्य और बी राज्य, ठीक है, ए राज्य और बी राज्य। ए राज्य के अंदर अच्छी खासी क्या है? साक्षरता है, ठीक है भाई, पढ़ा लिखा समाज है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? बेहतर है। इसके अलावा मेरे बच्चे रोजगार के अवसर है, वहाँ पे रोजगार के अवसर, सब कुछ सही है। वहीं बी राज्य के अंदर बात करें तो शोषण है, बेरोजगारी है ना, साथ ही साथ निम्न व्यवस्थाएं हैं। अब आप मुझे बताओ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा यानी कि आंकड़ों के महत्व को समझते हुए, तो सरकार जो है उसका पहला जो डिसीजन होगा वो किस राज्य को लेगा कि यहाँ पे हमें कल्याणात्मक तरीके से विकास करने, मतलब कल्याण का मतलब विकास होता है। ऑब्वियसली यार आप बोलोगे सर बी जो है वो बिल्कुल इसका सटीक बैठेगा, क्योंकि सरकार को पता है कि जो फंड्स, जो इन्वेस्टमेंट्स जो लगानी है वो हमें इस जगह लगानी है, ना कि इस जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी सही है और इसके अंदर बच्चों हमें कमी देखने को मिली है। और यही चीज़ें मेरे बच्चे, यही चीज़ें आपको आंकड़ों के बारे में बताती है कि क्यों किसी भी सरकार के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करना ज़रूरी होता है, जिसकी मदद से मेरे बच्चे, जिसकी मदद से वो अपनी सरकारी नीतियाँ है ना, कार्यक्रम, योजनाएं और विभिन्न प्रकार की जो स्कीम्स होती है उनकी
उनको क्या करते हैं, लागू करती है। इसीलिए जनसांख्यिकी आंकड़े जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आपके इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा बच्चों, जो हर बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपने इसे समझ डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। वो है बच्चों मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ये है बच्चों थॉमस रॉबर्ट मोल्थस। ये है थॉमस रॉबर्ट मोल्थस, इसका नाम है। ये एक राजनीतिक अर्थशास्त्री है। इनका जो सिद्धांत था एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में दिया गया था। 1 मार्क एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात थी, ये जो सिद्धांत था वो एक निराशावादी सिद्धांत था, जिसे हम पेस्टिमिस्टिक कहते हैं। निराशावादी का बिल्कुल विपरीत होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, बट ये पेस्टिमिस्टिक था, निराशावादी था। सवाल आता है सर क्यों, क्या हुई, लिखिएगा। सबसे पहले जनसांख्यिकी के सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक सिद्धांत अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मोल्थस के नाम से जुड़ा है। मोल्थस का जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था, उनके जनसंख्या विषय निबंध जो कि था एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1700 यहाँ काट दीजिएगा 1798 में स्पष्ट किया गया था, जो कि एक निराशावादी सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। थॉमस का कहना था मेरे बालक कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पे मनुष्य के भरण पोषण यानी कि भोजन, कपड़ा, कृषि उत्पादन के साधन बढ़ सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य सदा ही गरीबी की हालात में जीवन जीता रहेगा, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। क्या समझ आया सर? पढ़ने में तो अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और समझाओ। वही तो सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे। चलो अब इसका हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं, इनकी बात को थोड़ा अपनी बात के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें लेते हैं, एक लेंगे हम कृषि का उत्पादन, ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा हम लेते हैं जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। भाई सिंपल सी क्या बात हो रही है, सिंपल सी बात हो रही है, दोनों में ग्रोथ की बात हो रही है। दोनों में क्या हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, यानी कि वृद्धि की बात हो रही है। अब आप कायदे से बताओ बच्चों, आप वृद्धि ज़्यादा किस में देखना चाहते हो, कृषि में देखना चाहते हो या जनसंख्या में देखना चाहते हो? ऑब्वियसली यार आपका आंसर होगा सर कृषि में वृद्धि जाना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो सप्लाई है, जो हमारे पास पूर्ति है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारे पास कभी भी खाने की कमी ना हो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे बच्चे जो जनसंख्या है अगर उसकी वृद्धि ज़्यादा हो जाए और जो कृषि का उत्पादन है वो कम हो जाए, तब क्या होगा? तब तो सर वही होगा जो थॉमस रॉबर्ट मोल्थस कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य सदा ही गरीबी के हालात में अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा। एग्जैक्टली यही आज इस देश के अंदर हमारे में कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है, कहीं नहीं बहुत बड़े स्तर पे भी देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या अपार तरीके से बढ़ती जा रही है और संसाधनों के ऊपर बोझ बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है, जो पूर्ति है, वो कम गति से बढ़ रही है और उतने से डबल या 4 गुना तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि जनसंख्या और कृषि का उत्पादन 2% के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ पे जो बढ़ोतरी है मेरे बच्चे वो भी 2% के हिसाब से हो रही है। लेकिन जब इसमें बढ़ोतरी 4% होती है, 4% होती है, तो यहाँ पे 4% हो जाता है। जब यहाँ पे 6% होते हैं मेरे बच्चे, तो दिक्कतें शुरू होना, ये 8% हो जाता है, ये 10% पे आती है, ये 16% हो जाती है, ये 12% पे आता है, तो ये 32% हो जाती है। यानी कि जिस गति से जनसंख्या दुगनी, चौगुनी, 8 गुनी गति से बढ़ रही है, तो इसकी औसतन बच्चों 2% के साथ से ही इजाफा हो रहा है। यानी कि आप इसको यहाँ पे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक रोटी के माध्यम से कि भाई 2 रोटी है, 2 खाने वाले हैं, 4 रोटी है, 4 खाने वाले हैं, 6 रोटी होगी, 8 खाने वाले हो गए, 8 खाने वाले हो गए, 8 रोटी होगी, अब 16 खाने वाले हो गए, 10 रोटी होगी, अब 32 खाने वाले हो गए,
12 रोटी हो गया, 64 खाने वाले हो गए। यानी कि यहाँ तक तो दायरा साफ था कि सब 2 जने तो 2 रोटी, यानी कि जितनी जनसंख्या उतने संसाधन पूर्ण हो रहे हैं, पूर्ण तरीके से सबको मिल पा रहा है, पूर्ण तरीके से। अब थोड़ा बहुत इसके अंदर घटा और निरंतर तरीके से क्या हो रहा है, घटता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से कृषि में उत्पादन नहीं हो रहा। दैट्स द रीज़न कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस कहते हैं कि मनुष्य हमेशा से ही गरीबी के हालात में अपना जीवन व्यतीत करते रहेगा। और उन्होंने अपनी बात बच्चे यहाँ तक ख़त्म नहीं करी, उन्होंने इसको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया जो उन्होंने यहाँ लिख रखा है, और उसको आसान भाषा में तुम्हारे एसआर के सर ने कुछ इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से। जी हाँ बच्चों, आर्ट्स वालों में भी ग्राफ होते हैं, जब आपके एसआर के सर आपके साथ है तो क्यों नहीं होंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत बच्चों आप यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा कि उन्होंने सबसे पहले बोला था कि जनसंख्या का जो विस्तार है वो ज्योमेट्री या गुणात्मक, एमसीक्यू में आ सकता है मेरे भाई, ज्योमेट्री या गुणात्मक तरीके से बढ़ता है। यानी कि एक ग्राफ है ऐसी बनाया गया आपको समझाने के लिए कि जनसंख्या की गति जैसे 2 फिर 4 हो रही है, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना। ओहो, फिर हेरा फेरी का डायलॉग याद आ गया, हमारे पास कितना पैसा आएगा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, ओहो पैसा ही पैसा होगा राजू, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो जनसंख्या का जो विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे, ये तो दुगना चुगना 8 गुना 16 गुना के हिसाब से हो रहा है, यानी कि बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक है, निरंतर तरीके से। और ये बेचारा थकेला, कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो गणितीय या फिर समानांतर तरीके से हो रही है। एमसीक्यू में इसकी टर्म याद रख लेना, यानी कि दोगुनी चौगुनी, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, यानी कि जो औसत निकल ली है इसकी वो 2% के हिसाब से ही बढ़ रही है। तो ये क्या है, थोड़ा पीछे रह रहा है। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो जनसंख्या का विस्तार ज्योमेट्री तरीके से कुछ ऐसे बढ़ा था, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, और जबकि ये ऐसा बढ़ रहा है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, 2 8, फिर 10, फिर 12। तो ये चीज़ है, अगर ये जो है वो इधर आ जाए और ये जो है वो इधर आ जाए तो बल्ले बल्ले ना हो जाए। मतलब अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैं कृषि को काट के जनसंख्या लिख दूं तो इससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। और जनसंख्या को काट के कृषि लिख दूं तो इससे क्या होगा, देश के अंदर जो संसाधन है वो प्रचुर मात्रा में आ जाएंगे। तो ना ही गरीबी होगी और ना ही व्यक्ति गरीबी के हालात में अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन दिक्कतें तो यही आ रही है ना कि ये सिचुएशन बन नहीं रही है, तभी तो ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई माल्थस जी, क्या सिर्फ आप प्रॉब्लम बताओगे, क्या इनका सॉल्यूशन नहीं दोगे? तो भैया ऐसा नहीं है, हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस जी द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर सुझाव भी दिए गए थे ताकि संसाधनों के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो सके। वो सुझाव क्या थे, बड़े ही नटखट वाले थे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुझाव थे, एक तो बोला था भाई मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है भाई, अपन के हाथ में है स्वेच्छतापूर्ण। मनुष्य चाहे तो कृत्रिम तरीके से अवरोध कर सकता है। इसका मतलब वो कहते हैं भाई देखो, जनसंख्या में सुझाव करना है तो इतनी भी जल्दी मत कर लाले, बड़ी उम्र में विवाह कर ले, बड़ी उम्र में विवाह कर ले। अगर बड़ी उम्र में विवाह करेगा तो जनसंख्या में नियंत्रण आएगा। एक बंदा भाई साहब 18 साल की उम्र में शादी कर रहा है, एक 23 साल की उम्र में शादी कर रहा है, इसको 23 साल आते आते 2-3 बच्चे हो सकते हैं और ये बेचारा शून्य पे बैठा है। तो जनसंख्या नियंत्रण में तो ये 23 साल वाला बंदा सुझाव दे रहा है सही, लेकिन ये 18 से 23 वाला फुल मस्ती कर रहा है। 2-2 साल, 2-2 बच्चे, 3-3 भी कर सकता है भाई, कोई कहने की वो नहीं है, ठीक है, पीक लेवल होता है वैसे ही। बड़ी उम्र में विवाह। दूसरा बोलता है ओहो, यौन संबंधों के ऊपर संयम रख के भैया काबू कर लो। अगर आप काबू कर सकते हो तो भाई बच्चे नहीं होंगे। सरकार भी कहती है मेरे बच्चे कि देखो यार, हर किसी को, हर पेरेंट्स को माँ बाप बनने की ख्वाहिश होती है और ये बनना भी चाहिए, क्योंकि भैया यहीं से हमारी जननी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन सरकार कहती है कि बच्चे करो, लेकिन गैप के साथ करो, कंट्रोल में करो, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर करो, ये नहीं कि अंधाधुंध रेल पेल दी। तो यौन संबंध जो है, क्योंकि भाई एक्स और वाई से ही पता चलेगा भाई मेल है फीमेल है, तो ये जो सेक्सुअल रिलेशन है उसके ऊपर कंट्रोल। वरना तो भाई सबसे आसान है, जो सबसे कठिन भी है, वो है ब्रह्मचार्य का पालन करो। इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा, इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। सन्यासी बन जाओ तो आप कृत्रिम अवरोध से, जो आपकी स्वेच्छता के आधार पर है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो।
और बाकी मोल्तस कहते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, चाहे अकाल हो, महामारी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, भूल तो नहीं गई मेरे भाई, कोरोना को भूल तो नहीं गए। आई एम बैक, वो दोबारा से आ चुका है, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, कोरोना गो कोरोना। ठीक है भाई, महामारी थी, बहुत सारे बेचारे, खुद मेरे रिलेटिव्स, बहुत अफसोस है इस चीज़ का, इस महामारी में भी गए बच्चे, है ना। तो जिसकी वजह से जनसंख्या में घटोती या फिर आप कह सकते हो कि नियंत्रण आ जाता है, इसलिए कि ये निराशावादी टाइप का सिद्धांत भी है। तो क्या ये सिद्धांत आज तक माना जा सकता है? नहीं, इस सिद्धांत की आलोचना की गई थी। आलोचना का मतलब होता है जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात के ऊपर अपनी बात रख रहे हो, इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको मेरी बात पसंद नहीं है, तो आप मेरी बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मेरी पर्सनैलिटी को नहीं, मेरी बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, ये आलोचना है। तो यहाँ पे थॉमस रॉबर्ट मोल्थस की आलोचना नहीं हो रही, बल्कि इसके द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना हो रही है, जो उन्होंने ये बात करी थी कि इनके माध्यम से हो सकता है। उन्होंने सारी जड़ जो बताई थी वो जनसंख्या को बताई थी, लेकिन इसका अलग ही कारण था, अलग ही परिणाम था। इनकी आलोचना, थॉमस रॉबर्ट मोल्थस के सिद्धांत की आलोचना तो मार्क्सवादियों और उदारवादी विचारधारा है, इसको अपनाने वालों को मार्क्सवादी कहते हैं, जो मार्क्सवाद को अपनाते हैं, उदारवाद जो को अपनाते हैं तो उदारवादी। तो इनका कहना था, देखो भाई, आर्थिक वृद्धि जो है ना वो जनसंख्या वृद्धि से अधिक भी हो सकती है, जैसा यूरोप में भी करके दिखाया था, क्योंकि वो यही बोलते थे ना कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही गरीबी है। नहीं, आर्थिक जो वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसा यूरोप में होता। तो असल में जो उन्होंने कारण बताया था गरीबी और भुखमरी का, वो जनसंख्या वृद्धि की बजाय वो बताया था आर्थिक असमान वितरण, जो उस समाज में फैली है जिस समाज में मनुष्य रहता है। कहने का मतलब, आज हमारे देश की जो जीडीपी है वो फोर्थ लार्जेस्ट बन चुकी है ना। तो उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है मेरे बच्चे, वो किसका है? ये जो 2 से 3% जो लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, ऐसे बहुत बड़े, तो इनका सबसे ज़्यादा रोल है ना। बाकी जो इस देश की 80 से 90% जो जनसंख्या है वो आज भी बच्चों प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा नीचे है। खुद भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है $2900 के आसपास ही है सालाना, जो मंथली बच्चों 20 से 25 हज़ार बन सकती है मंथली। ठीक है, ये बहुत कम है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है दूसरे देशों की तुलना के अंदर। इसका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आज इस देश के अंदर आय की असमानता सबसे ज़्यादा है। लोग, हर कोई मेहनत कर रहा है, और मेहनत से अगर अमीर बना जाता तो गरीब सबसे पहले, यानी कि मजदूर सबसे पहले नंबर पे होते, किसान सबसे पहले नंबर पे होते। तो यहाँ पे फैक्टर बहुत सारे लागू किए जाते हैं। तो आय का असमान वितरण इस देश में सबसे बड़ी एक कमी का कारण बनता है। तो ये थॉमस रॉबर्ट मोल्थस के सिद्धांत की आलोचना कुछ इस आधार पर की गई थी कि जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि असमान वितरण जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये समान तरीके से होता तो ना ही गरीबी होती, ना ही गरीब होता। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वाह, चलिए आगे हम बात करते हैं जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कि फ्रैंक डब्ल्यू नॉटसन ने दिया था। आप इनका नाम याद रख सकते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि समय के साथ किसी भी देश की जनसंख्या किस तरीके से बदलती है। और ये सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो आपको 3 चरणों में जनसंख्या वृद्धि के कारणों और प्रभावों को समझाता है। इसकी अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो ये सिद्धांत बच्चों आर्थिक सामाजिक विकास के साथ जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है, और इसमें प्रत्येक समाज एक निश्चित क्रमीन चरणों से गुजरता है। विकसित देशों में ये तीसरे चरण में देखने को मिलता है, जबकि विकासशील देशों में दूसरे चरण पे देखने को मिलता है। अब वो क्या है जरा उसे भी देख लीजिएगा मेरे बच्चे। तो देखिए, इसके अंदर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में आपको 3 अवस्थाएं मिलेगी। पहली अवस्था जो है वो कम जनसंख्या वृद्धि की है, दूसरी अवस्था उच्च जनसंख्या वृद्धि की है, और तीसरी अवस्था स्थिर जनसंख्या की है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो समाज है वो अल्प विकसित है, तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है, जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत अधिक होती है। मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रह जाती है, ये कम रहती है, इसलिए वहाँ पे कम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलता है, क्योंकि जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं और लोग भी ज़्यादा मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ है, अल्प विकसित है, गरीबी है, बेरोजगारी है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि अगर इसमें चेंज कर दिया जाए तो अब इस अवस्था में क्या होता है, समाज विकास की ओर बढ़ता है, यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सफाई है, उसमें सुधार होने लगता है। अब स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाने की वजह से मृत्यु दर में कमी होने लग जाती है, लेकिन जन्म दर अभी भी लगातार बढ़ रही है भाई,
जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है और वो तेजी से बढ़ती है, और इसलिए यहाँ पे उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है। ये विकासशील देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में हमें देखने को मिल जाता है। तीसरी अवस्था विकसित देशों में है, चाहे वो आप जर्मनी की बात करो, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसी की बात करो। ये समाज बच्चों पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है, विकसित हो चुका है, जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम है, जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है या फिर बहुत कम हो जाती है। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में ऐसे समझोगे, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे समझोगे, यहाँ पे लिखूं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तो इसके 3 चरण है। पहला जो चरण है चरण 1, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ जन्म और यहाँ लिख दूँ मृत्यु, है ना मेरे बच्चे। तो चरण 1 के अंदर जो है जन्म जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। दूसरे चरण के अंदर बच्चे, चरण 2 के अंदर क्या हो रहा है कि जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है। तीसरे चरण की बात करें भाई, तीसरे चरण की, तो यहाँ पे जन्म भी कम हो रहे हैं, मृत्यु भी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे कम वृद्धि है ना, और यहाँ पे अधिक वृद्धि है, और यहाँ पे बच्चों स्थिर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्प विकसित समाज, अल्प विकसित, और ये हो गया विकासशील, और ये हो गया विकसित। तो इस चीज के बारे में आप कुछ ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कुछ सामान्य संकल्पनाएं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस लेसन के अंदर दिया गया है, एक एक करके उन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने बहुत अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है जन्म दर। तो किसी एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उसे हम जन्म दर कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ऊपर साइड लिखते हैं हम एक साल में जो है कुल जन्मों की संख्या और टोटल उस क्षेत्र की जनसंख्या, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना ही आंकड़ा लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश में एक साल में 50 लाख बच्चों का जन्म है और उस देश की कुल जनसंख्या 100 करोड़ है, तो जन्म दर में फॉर्मूला लगाएं, एक साल में कुल जन्मों की संख्या कितनी है 50 लाख, ऊपर लिख दिया 50 लाख, कुल जनसंख्या कितनी है 100 करोड़, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1000 से। कटा पीटी करो तो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से ये 6 जीरो चले गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ बच्चा बच्चों हमारा एक तरीके से 5, तो 5 प्रति 1000 लोगों के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है कि यानी कि प्रति 1000 लोगों पे 5 बच्चों का क्या हो रहा है, जन्म हमें देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से भारत में जन्म दर की कमी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भारत नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच चुका है। वही अमेरिका वाली बात, क्या है बे तू क्या है, क्योंकि हम तो पूरे नंबर 1 पहुंच गया भाई, चाहे गलत दिशा में ही क्यों ना पहुंच गए हो। क्योंकि बच्चों जन्म दर में कमी करना इसलिए ज़रूरी है कि जनसंख्या विस्फोट हो रही है, देश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आय में कमी हो रही है। जब बेरोजगारी होगी तो देश पैसे कैसे कमाएगा, संसाधनों के ऊपर बोझ पड़ेगा, और इससे खाद्य समस्याएं हो रही है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जो कि चोरी चकारी है ना, स्नैचिंग जैसी समस्याओं का परिणाम निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जा रहा है, पूंजी का निर्माण की दर में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। सेम सिचुएशन मृत्यु दर के साथ है, जिसमें हम एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है उसे देखते हैं। फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे जन्म की जगह मृत्यु आ जाएगा, कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई 1000 से ही रहेगा। अगर किसी देश की जनसंख्या मेरे बच्चे 50 करोड़ है और एक साल में 25 लाख लोगों की मृत्यु होती है, तो इसे कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे वही 3 जीरो से अगर 3 जीरो काट देते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो से 5 जीरो 25 50 होता है 25, तो यहाँ पे 5 प्रति 1000 लोगों पर क्या हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि। तो किसी क्षेत्र या देश के समय के साथ जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि है। हमारे देश की जनसंख्या 2001 के अंदर मेरे बच्चे 102 करोड़, 2011 के अंदर मेरे बच्चे 121 करोड़ हो गई थी, और आज 2025 के अंदर अनुमानित तौर पे 140 करोड़ प्लस हो चुकी है।
तो क्या है, निरंतर तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? लोग अपनी पुरानी सोच को छोड़ नहीं रहे। आज की ज़रूरतें, समस्याएं और आर्थिक स्थिति लोगों की बदल चुकी है, लेकिन लोग अपनी पुरानी संस्कृति आदर्श के आधार पर ही बिना किसी अवेयरनेस के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। जल्दी विवाह एक कारण हो सकता है जनसंख्या बढ़ने का। गरीबी जो कि लोगों को अवेयर नहीं रखती है, जागरूक नहीं रखती। एक से भले दो, दो से भले चार, जो निर्वाह के अंदर काम आते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देते हैं। और इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं, जो अवैध प्रवासी होते हैं, उनका देश में घुस जाना भी देश की जनसंख्या को बढ़ावा देता है। और अशिक्षा तो आप जानते हो सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि के कुछ परिणाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं कि इससे लोगों के जीवन में क्या आ रही है? गिरावटें आ रही है, देश का विकास रुक रहा है, संसाधनों पर दबाव होता जा रहा है, पूर्ति में कमी आ रही है, गंदगी का फैलाव हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह घटती जा रही है। और ये सबसे बड़ी समस्या है किसी भी देश के विकास की आड़ में रुकावटें पैदा करने में, बाधा डालने के अंदर। इसे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक और टॉपिक है प्रतिस्थापन, जिसे हम रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें कहते हैं ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग, ओल्ड पीपल जब मरते हैं तो उनका खाली स्थान नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसे हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ से एरो चला और यहाँ से एरो वापस आ गया तो शून्य लेवल पे आ गया, यानी एक बूढ़ा मरा तो एक बच्चे का जन्म हो गया। भारत में केरल की जो प्रजनन दरें हैं वास्तव में प्रतिस्थापन दरों के नीचे है, यानी कि ये बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र प्रजनन दरें इसके लगभग समान है, तो ठीक ठाक है। लेकिन दिक्कत है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य है जो प्रतिस्थापन दरों से बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बूढ़े भी एक तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं, जहाँ पे जनसंख्या का एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है। अगला एक शिशु मृत्यु। शिशु मतलब इन्फेंट होता है, जो पैदा हुआ होता है। जीवित बच्चा जो होता है, जो 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो शिशु मृत्यु दर में आता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यह मुख्य एक लक्ष्य होता है जिसे हासिल करना होता है कि किसी भी तरीके से शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। कैसे कारण होता है बच्चों की मृत्यु का? जैसे कोई बीमारी लग गई हो, सही पोषण ना मिल पाया, एनवायरनमेंट सही ना हो, इलाज सही ना हो, ये सब कारण हो सकते हैं शिशु की। सेम सिचुएशन मातृ मृत्यु, जिसे मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। तो मातृ मृत्यु दर के अंदर 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या, और देश के लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या मातृ मृत्यु दर होती है, जिसे कंट्रोल में करना जरूरी है। लिंग अनुपात, जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं, मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कि कितने मेल हैं कितने फीमेल है, ये सेक्स रेशियो है। लिंग अनुपात का संबंध स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात से। इसके अंदर हम प्रति 1000 पुरुषों पर संख्या देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। जैसे साल 2011 के एग्जाम्पल ले तो बच्चों 943 महिलाएं थी प्रति हजार पुरुषों के ऊपर। अगर ये डेटा महिला के पक्ष में है तो वो अनुकूल है, अगर अगेंस्ट है, विपक्ष में है, तो क्या है, वो उसके प्रतिकूल हो गया। जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर नहीं, प्रति 1000 स्त्रियों पर देखा जाता है कि जो पुरुष है वो कितने आते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर सर्च करोगे गूगल पे मिलेगी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्री। यहाँ पे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा है और वहाँ पे लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो महिलाओं के अनुकूल है, यानी कि उनके फेवर आता है। वहाँ पे प्रति 1000 के महिलाओं पर कितने पुरुषों ने जन्म लिया उस हिसाब से गणना की जाती है। लेकिन हमारा भारत पुरुष प्रधान है और ये कम होने का कारण भी आप कह सकते हो कि भ्रूण हत्या हो गया, लड़की का देरी से विवाह हो गया, या उसके रिश्ते सही ना मिल पाना हो, बेटे की चाह में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होने, ये सब चीज़ें सेक्स रेशियो के अंदर आती है। जनसंख्या घनत्व ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल सा है कि जनसंख्या घनत्व से आशय प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या से लगाया जाता है। और भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। हम इसका दायरा एक निश्चित क्षेत्र से लगा लेते हैं, और उसका दायरा हम कितना लेते हैं, कम से कम 1 किलोमीटर का कि कितने व्यक्ति वहाँ पे निवास कर रहे हैं उस स्थान के ऊपर। और ये पूरे भारत में असमान तरीके से घनत्व देखने को मिलता है।
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक क्षेत्र के ऊपर जो भूमि जो है वो जो क्षेत्र है उसके ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो इसका घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर दबाव ज़्यादा है। अगर उस ज़मीन पे 1 किलोमीटर दायरे के अंदर लोग कम हैं तो इसका मतलब वहाँ का घनत्व भी कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व था साल 2011 के अंदर वो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। ऑन द अदर साइड बच्चों बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल का तो 1000 से ज़्यादा था प्रति वर्ग किलोमीटर में, और सारी हदें तो दिल्ली जो देश की राजधानी है उसने पार कर दी थी। 11,000 से ज़्यादा था 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ का। फिर आता है आयु संरचना जिसे हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है, जो जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, और विकास योजनाएं भी इसी के आधार पर तय की जाती है। 3 आधार पे होता है। पहला 0 से 14 जिसको कहते हैं बच्चों आश्रित वर्ग, ये अपनी फैमिली के ऊपर होता है, यानी कि बच्चे जो होते हैं। ये होता है वर्किंग कार्यशील वर्ग, काम वाला, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इसी का ही है। और ये होता है आश्रित वर्ग, तो जो कि फैमिली के ऊपर ही डिपेंड होता है, रिटायर्ड होता है, जिसमें ओल्ड एज कहते हैं। और ये कोई भी परमानेंट नहीं है। 0 से 15 वाले सेकेंड ग्रुप में जाते हैं, फिर थर्ड ग्रुप में, और फिर उसके बाद समझ जाओ, ठीक है बच्चे। उसके बाद आती है हकदार की पूर्ति का अभाव। अभाव मतलब होता है कमी। प्रोफेसर अमृता सेन जो अर्थशास्त्री है और अन्य अर्थशास्त्री विद्वानों का कहना था कि अकाल जैसी जो समस्या है वो अनाज में गिरावट आने के कारण है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, भूख और भुखमरी की समस्याओं से आज़ादी पाने के लिए नरेगा, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कहते हैं, एक कानून बनाया, जिसके अंदर ये साल 2005 में बना था। तो 100 दिनों तक रोजगार देने की बात की गई थी विद इन 5 किलोमीटर दायरे के अंदर, गांव के अंदर लोगों को। अगर सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो उसे 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक दिन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों बात आती है ग्रामीण समुदाय की। हमारा एक नया टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद। तो ग्रामीण समुदाय, आप सभी जानते हैं कि भारत क्या है, गांव का देश है, कृषि प्रधान है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर आबादी कुल जनसंख्या का 3/4 भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। 2011 के ये आंकड़े ले लीजिएगा। ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 68% लोग गांव में रहते हैं और 32% लोग शहरों में रहते हैं। ये डेटा आपकी बुक में दे रखा है 31.8 के आसपास दे रखा है, लेकिन राउंड फिगर में मैंने यहाँ पे इतना लिख रखा है। भारतीय समाज मुख्यतः 3 प्रकार के समुदाय हैं। पहला ग्रामीण, दूसरा नगरीय और तीसरा जनजातीय। अगर बच्चों हम ग्रामीण समुदाय के बारे में जाने तो ये माना जाता था कि जब से मानव ने अपने घुमंतु जीवन, जिसे खानाबदोश कहते हैं, उसको छोड़कर एक स्थान पर रहकर कृषि करना शुरू किया, तब से बच्चों स्थायी रूप उसने अपना लिया और तभी से गांव का विकास हुआ। यानी कि पहले मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हुई घुमंतु जीवन को छोड़ के। घुमंतु जो था वो अस्थायी स्थान था, उनका टिककर नहीं रहते थे, ठीक है। जब उन्हें फसल की शुरुआत करी तो उसकी देखभाल करता था, फसल की देखभाल, तो स्थायी जगह पे रहना पड़ता था। स्थायी जगह की वजह से ही बच्चों समूह बना, और समूह की वजह से गांव जो थे अस्तित्व में, और गांव का जब विकास हुआ तो वह नगरों में बदले। तो इस तरीके से बच्चों ये चैन चली थी, इस वजह से ये चैन चली थी जिसने स्थायी तरीके से रहना सीख लिया। अगर हम ग्रामीण समुदाय की विशेषता देखें तो ये छोटा सा होता है, इसलिए वहाँ पे प्राइमरी रिलेशन काफ़ी अच्छे होते हैं, है ना। और इनका आकार वैसे ही काफ़ी छोटा होता है, आप देखते हो बहुत ही कम लोग रह रहे होते हैं, एक बड़ा सा खेत होता है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों कृषि लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि गांव की बात आती है तो एग्रीकल्चर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्य व्यवसाय यही होता है, और भी व्यवसाय है लेकिन मुख्य व्यवसाय यही है। सरल और सादा जीवन जीते हैं। संयुक्त परिवार सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती है। पीढ़ी एक साथ रहना, एक साथ, तो वो संयुक्त जॉइंट फैमिली जो है सबसे ज़्यादा गांव में देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा लोगों में हम की भावना होती है, वी द फीलिंग, यानी कि सामुदायिक कम्युनिटी वाली बात ज़्यादा होती है। ये गांव के बारे में। अगर ये गांव के बारे में, तो ये शहर के बारे में जो आज से उभर रहा है। भारत में नगरों की संख्या, लोगों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आज बच्चों 5000 से भी ज़्यादा आपको नगर और कस्बे मिल जाएंगे। कस्बों को हम टाउन कहते हैं। टाउन बच्चों
एक तरीके से रूरल और अर्बन यानी कि गांव और शहर के बीच की कड़ी है, जहाँ पे ना इतनी ज़्यादा शहर जितनी जनसंख्या होती, ना इतनी कम गांव जितनी जनसंख्या होती। जो भी इंडस्ट्रियल चीज़ें होती है, औद्योगिक मशीन, कारखाने, फार्म्स, सब कस्बे जगह पे ज़्यादा लगाए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बच्चों लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वहाँ के लोगों का जीवन क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, यातायात, दूरसंचार के विकास, शैक्षणिक तकनीक तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास से शहरों के निवासियों में नई जीवन शैली विकसित हुई है। इसलिए हर कोई व्यक्ति चाहता है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, बेहतर शादी और बेहतर कामयाबी, सब उनको ऐसा लगता है कि शहरों में मिलती है। और जब लोगों को लगता है कि यहाँ पे खजाना है तो वो वहीं पे ही चले जाते हैं। जब सब वहीं चले आएंगे तो बाकी जगह खाली हो जाएगी, और जब सब वहीं पे चले आएंगे तो वहाँ का दायरा भी सीमित सा हो जाएगा, यानी कि सब लोग भर भर के रहेंगे। आज शहरों का यही हाल है, इतना सा शहर है, इतने सारे लोग हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, सभी की एक ही कहानी है, सबकी एक ही कहानी है। क्या खास बात है नगरीय समुदाय की विशेषता में? तो है विभिन्न व्यवसाय। गांव की तरह यहाँ पे कोई एक व्यवसाय नहीं है, बहुत तरह के व्यवसाय है। लोग जॉब भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, स्वरोजगार भी पाते हैं। जनसंख्या की बहुत अधिकता है, आप लगा ही लीजिएगा अंदाजा। आर्थिक विभाजन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको रिचेस्ट पर्सन भी मिलेगा, मिडिल क्लास भी मिलेंगे और पुअर भी मिलेंगे। इसके अलावा कंपटीशन तो हर एक मार्केट के अंदर है, और लोग व्यक्तिवादिता के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी कि अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरीके से बच्चों एक 2000 की आपको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को बड़ी चुनौती मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग संगठन, विद्वान और जनांकीकी में रुचि रखने वाले व सरकार के विचार विमर्श द्वारा साल 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई थी, जिसके कुछ अपने मुख्य उद्देश्य थे। पहला तक जो शिशु मृत्यु दर है उसे प्रति 1030 से नीचे लाओ। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जन्मों पर 100 से कम हो ही ना, वैसे तो कम का लक्ष्य था। कन्या विवाह को देरी से करें ताकि जनसंख्या नियंत्रण कर सके। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का पंजीकरण करें ताकि सरकार के पास रिकॉर्ड हो। गर्भ निरोधक तरीकों का व्यापक तरीके से पता लगाना ताकि इसकी जानकारी दे सके, लोगों को जागरूक कर सके। 6 से 14 साल बच्चों की आयु को मुफ्त शिक्षा देना ताकि वो सही तरीके से समाज की नॉलेज को, ज्ञान को हासिल कर सके। एड्स जैसे प्रसार को रोकना और परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। साल 1952 में बच्चों पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम भी आया था, ये 1 मार्क में भी याद रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम है ना बच्चे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो ओवरऑल है वो तो साल 2000 की थी। तो बात की जाती है कि वर्तमान में आज भारत की 135 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, हम 140 कहते हैं, अभी अनऑफिशियल डेटा है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यार जिस तरीके से भारत में वृद्धि बढ़ती जा रही है तो ऐसा कहा जाता है कि आने वाले दशकों में चीन को पीछे छोड़ देगा। कुछ तो लोग कहते हैं कि छोड़ ही दिया, लेकिन पक्का छोड़ेगा और ऐसा देश बन जाएगा जो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और इसके लिए बच्चों भारत जनसंख्या नीति बनाती है, और ये नीति की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि भाई कम जन्म दर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए, इसका एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र हो जिसके बारे में काम किया जा सके, संगठन और शोध के माध्यम से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जा सके। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करो, जनसंख्या ज़्यादा होने के नुकसान बताओ, संसाधनों पर किस प्रकार से एक तरीके से दबाव बढ़ रहा है, ये सब रिसर्च और डेटा के बेसिस पे लोगों के सामने रखो ताकि लोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पालन करें, परिवार नियोजन का पालन करें। इसके अलावा 2011 की जो आखिरी जनगणना थी हमारे भारत में हुई थी, और इस लेसन के अंदर उससे रिलेटेड आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे बच्चे। साल 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी, जिसके तहत स्त्री पुरुष अनुपात 943 था, महिला 943 थी प्रति 1000 पे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो प्रदेश था वो सिक्किम था, सबसे अधिक जहाँ पे मातृ मृत्यु दर थी वो उत्तर प्रदेश, सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य केरल, ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश, कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर, साक्षरता 74.04 थी, जिसके अंदर 80.9% पुरुष थे और 64.6% महिलाएं थी। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा रहा। तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड थी। ये था बच्चों नॉन स्टॉप 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर आपके
SRK सर की तरफ से ये लेसन जो कि है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। तो कैसे लगी मेरे प्यारे बच्चों, कर दीजिएगा बेहतर सा एक कमेंट्स, और टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF मिलेगी। ऐसी ही वन शॉट वीडियो आपके SRK सर सोशलॉजी की कंप्लीट आपके लिए लेके आएंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर बता देना अपना फीडबैक के तौर पे कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से वन शॉट तरीके से समझ आ गया। और अगर समझ आ गया तो भाई साहब जो आपको लिखना हो आप ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी बच्चों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।